हेलो गाइस, वेलकम टू अंडरस्टैंड सिविल सर्विसेज। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था और उसके बाद 1964 में ये बजट से अलग हो गया था। मतलब कि बजट अलग प्रेजेंट किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे अलग प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है सरकार के द्वारा। जैसे अब की बार 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया था बजट और 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। तो चलिए हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या परफॉर्म किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल क्या रहा। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है कि जो भी सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है। जैसे सरकार ने रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आया और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर किया, तो उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें 2022-23 के बारे में, सरकार ने क्या क्या एस्टिमेशन किए थे और अब की बार क्या कुछ रहा बेसिकली पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो 6.4% रहा और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में 6.7% रहा। बेसिकली कोरोना के टाइम पे काफ़ी बढ़ गया था फिस्कल डेफिसिट, जो कि FRBM एक्ट 2003 से बहुत ज़्यादा था, जैसे कि 9.2% हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है सरकार के जो भी गाइडलाइंस जारी किए थे कि हम इसको 6% से कम लेके आएंगे, तो उसकी तरफ सरकार के बढ़ते कदम हम देख पा रहे हैं। तो की बार ये 6.4% रहा बेसिकली। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल इंक्रीजमेंट होता है प्राइस में, जैसे पिछले सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर और इस बारी के टाइम पीरियड के अंदर कितना डिफरेंस हुआ है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो वो दर्शाता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, CPI और WPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रिटेल मार्केट में प्रेजेंट होता है। उसमें देखते हैं हम कि जनरल चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। तो उसका ट्रेंड देखा जा रहा है कि पिछले जो साल है 5.5% के कंपैरिजन में 6.8% हो गया है इस साल, अगर हम देखा जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम WPI की बात करें तो वो उसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। इससे पहले 13% था और अब की बार जो है 11.5% हो गया है। तो अब हम बात करते हैं GDP ग्रोथ की। GDP ग्रोथ कितना प्रोजेक्शन हुआ है पिछले साल और अब की बार कितना होगा, एस्टिमेट कितना है। तो GDP ग्रोथ जो है 2022-23 में 7% थी और अब की बार अनुमानित है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 6% से लेकर 6.8% तक जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो डेटा है जिससे कि हम अपनी अगर इकोनॉमी नीचे जाती है या फिर अगर हमारे पास डॉलर्स कम हो जाते हैं तो हम कितना बैकअप रखते हैं। तो एस्टिमेट है अब की बार कि हम 9 महीने तक का इंपोर्ट हम कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो पिछले साल में जो है $607 बिलियन था और अब जो है करंट में $563 बिलियन है। तो अराउंड $40 बिलियन का नुकसान हो गया हमें, हमारा मतलब कि कम हो गया है इंपोर्ट में। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हुआ है GVA में। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर देखें तो 2021-22 में 10.3% था, जो कि घटकर जो है 2022-23 में 4.1% हो गया है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की। तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, जैसे 2021 में 3% था और अब की बार जो है 3.5% हो गया है। तो अब हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। सर्विसेज सेक्टर में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। पिछले साल जो है 2021 में 8.4% था और अब की बार जो है 9.1% हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमने डिस्कस कर लिया, GDP ग्रोथ भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल सेक्टर में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसमें कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया बाहर और हमने कितना रेमिटेंस जो है हमारी कंट्री में आया। तो अगर हम बात करें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है अप्रैल से दिसंबर 2022 में हमने जो है $332 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। यूजुअली अगर हम देखें पिछले अप्रैल से अब की बार 31 मार्च तक तो हमने $400 बिलियन का जो है एस्टिमेट वो क्रॉस कर लिया था। अब हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। तो इसमें जो है 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया। काफ़ी सर्विसेज जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं, तो इसमें इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस अगर बात करें तो बाहर की साइड में, बाहर कंट्रीज़ में जो भी हमारे वर्कर्स हैं इंडिया के, वो कितना पैसा भेज रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया ने इसमें बेसिकली टॉप किया है। इंडिया ने कि जो वर्कर्स हैं बाहर काम कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो अपने रिश्तेदारों को और अपने
सगे संबंधियों को, फैमिलीज़ को, तो उन्होंने $100 बिलियन भेजा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगर बात करें दूसरी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ की तो बहुत कम रैंक है उनकी। जैसे बात करें मैक्सिको की तो उसने $60 बिलियन भेजा है, और चाइना की बात करें तो उसने $51 बिलियन भेजा है अपनी कंट्री में। तो अगला सेगमेंट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। इसमें सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला स्टेप है, इन्होंने डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है एमएसएमई की। तो इसमें डिफरेंशिएट किया गया है माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से हैं, और मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से हैं। अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो उसमें जो नेट इन्वेस्टमेंट है आपका 1 करोड़ तक होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए। 5 करोड़ से लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है। अगर हम बात करें स्मॉल एंटरप्राइजेस की तो उसमें जो नेट इन्वेस्टमेंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में, वो लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ होना चाहिए, और आपका जो नेट टर्नओवर है वो लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ होना चाहिए। और अगर हम बात करें मीडियम एंटरप्राइजेस की तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो कम से कम जो है 50 करोड़ के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम हो सकता है, और जो आपका नेट टर्नओवर है वो लेस देन इक्वल्स टू 250 करोड़ होना चाहिए। तो ये बात होगी डेफिनेशन की। और आगे सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, जैसे चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, तो अगर कोई भी ग्रीवेंस आए तो उसको रिड्रेस किया जा सके। अगला स्टेप है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अगर मान लो बिजनेस को थोड़ा सा लॉस होता है तो उसको जो है इमरजेंसी के टाइम पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल में जो भी क्रेडिट के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन है और रिसीवेबल एक्सचेंज है तो वो बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है। और उद्यम पोर्टल लॉन्च किया जिससे कि फॉर्मलाइज किया जा सके एमएसएमई सेक्टर को। तो अब बात करते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं और कितना जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है इंडिया ने। अगर हम बात करें कम्पिटिटिव ईयर्स की तो अब की बार पिछले 4 से 5 साल में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं 315 मिलियन टन्स हुआ है, जो कि अगर पिछले 4 से 5 साल में अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तो सरकार ने ये स्टेप लिया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है DPIIT से, जो कि नोडल डिपार्टमेंट होगा फैसिलिटेशन के लिए। और नेक्स्ट स्टेप जो सरकार ने लिया है तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स को जो है ओपन अप कर दिया गया है 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट के लिए, नॉट अंडर गवर्नमेंट रूट। थर्ड स्टेप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया सरकार ने, जो कि सिंगल पॉइंट इंटरफेस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना है FDI के लिए। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है FDI और GDP के अंदर ड्यूरिंग द 2014 से 2015 तक। अगर हम बात करें ग्रोस FDI जो इन्फ्लोज पहले होता था और आज के टाइम की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है प्राइवेट सेक्टर जिससे कि को पार्टनर बन चुका डेवलपमेंट के अंदर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप था कॉर्पोरेट टैक्स रैशनलाइजेशन का, जो कि 2019 के अंदर लिया गया था। नेक्स्ट स्टेप है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिससे कि जो भी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर जो एसेट हैं तो उससे सरकार ने एफिशिएंसी लेने का सोचा। जैसे कि जो 2 फील्ड्स होते हैं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड की अगर बात करें तो स्क्रैच से स्टार्ट होता है, और ब्राउन फील्ड की अगर बात करें तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होता है। अगर सरकार के कुछ काम नहीं आ रहा तो वो जो है प्राइवेट को दे देता है, और जो उसकी एफिशिएंसी या फिर जो प्रॉफिट होता है वो सरकार जो है सोशल स्कीम्स के अंदर लगा देती है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है PLI स्कीम अक्रॉस द 14 की सेक्टर्स। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है गवर्नमेंट के जो ग्रोथ में काम आ रहे हैं तो उनको जो है प्राइवेट सेक्टर्स को जो है सरकार जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के साथ लिंक कर दिया गया है, जिससे कि अगर उनका सिग्निफिकेंट सेल हो चुका एक्सपोर्ट के अंदर तो उनको जो है इन्वेस्टमेंट और इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप है डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। अगर सरकार की किसी भी फील्ड में एफिशिएंसी नहीं आ रही है पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तो सरकार जो है वो अपनी जो हिस्सेदारी कम कर देती है, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर हम आगे की बात करें एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं तो अराउंड 4 से 5 सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि 8 मिशन हैं जो एड्रेस करते हैं क्लाइमेट कंसर्न्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है COP27 के अंदर, जिसमें कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, और उसके अंदर जो है सरकार ने लॉन्च किया है लाइफस्टाइल मूवमेंट को एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप है शेयर ऑफ रेन्यूएबल्स का, वो इंक्रीज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के अंदर, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट स्टेप है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसकी कैपेसिटी को 125 गीगावाट तक बढ़ाना है। नेक्स्ट स्टेप है सोवरन ग्रीन बॉन्ड। सोवरन ग्रीन बॉन्ड वो होता है जिससे कि सरकार जो है बॉन्ड इशू करती है और पैसा
जो पब्लिक से लेती है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको ग्रीन एनर्जी के अंदर लगाती है, जो कि 5 से 10 साल कैटेगरी के अंदर बॉन्ड इशू होते हैं। वो सरकार टाइम आने पर या फिर जो मैच्योरिटी आती है तो उसमें इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट सेगमेंट्स है फ्रेंड्स क्वालिटी हेल्थ इनिशिएटिव का। सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप लिया था सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। और उसके बाद 2019-20 में ई संजीवनी ओपीडी प्रेजेंट किया था, जिससे कि मान लो किसी को इलेक्ट्रॉनिकली वो सर्विस ले सकता है अगर वो फिजिकली नहीं जा सकता। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन भी लिए थे जिससे कि न्यूमोनिया को न्यूट्रलाइज किया जा सका। 2021 में सरकार का सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था कोविड-19 का, इसमें कि 2 से 3 टाइप की वैक्सीनेशन दी गई थी, कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था। 2022 में सरकार के प्रोग्राम्स थे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिससे कि जो है सरकार का टारगेट था 2025 तक टीबी को ख़त्म किया जा सके। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी सरकार ने लॉन्च किया था। तो अगला स्टेप ये था कि अगर सरकार ने इतने सारे स्टेप्स लिए हैं तो उसका जो रिजल्ट क्या क्या आया सरकार ने वो प्रस्तुत किया है। जैसे मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट था। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में कितनी माँओं की मृत्यु हो जाती है अकस्मात। तो पहले अगर बात करें 2013 में 167 माँओं की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें 2020 में 97 मदर्स की जो है डेथ हो गई थी, जो कि बहुत दुखद है। इसे आगे आने वाले टाइम में कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो की। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है कि अगर जन्म लेने के बाद में कुछ साल के अंदर या कुछ दिनों के अंदर जो है चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें 2014 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था 45 और 2020 में घटकर जो है ये 32 हो गया था। अब हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, मतलब कि जो शिशु होता है वो जन्म लेने के कितने दिनों बाद मर जाता है। तो अगर हम बात करें 2014 में तो 39 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें 2020 में तो 28 बच्चों की मृत्यु हो रही थी। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की, मतलब कि आप अपनी जेब से कितना पैसा दे रहे हैं अगर जो ये हेल्थ के फीचर्स आप जो है अवेल करना चाहते हैं। 2013-14 में 64% था ये डेटा और 2018-19 में 48% हो गया। अब हम बात करें स्टंटिंग इन अंडर 5 चिल्ड्रन। स्टंटिंग मतलब कि छोटा रह जाना अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चों का। तो 2013-14 में 38.4% जो है बच्चे छोटे रह जा रहे थे, लेकिन 2018-19 में 35% बच्चे छोटे रह जा रहे थे। ये डाटा बहुत ही कम है, लेकिन जो है आगे आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डाटा और भी घटेगा। अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स कितने हुआ था। तो अगर बात करें 2013-14 में तो 79% बच्चों का जो है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुई थी, मतलब कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, जो कि 2018-19 में बढ़कर 89% हो गई थी। अब सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या कुछ डेटा लाता है कि 220 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लग चुकी थी और 135 करोड़ जो लोगों ने हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाकर अपना जो है चेकअप करवाया था अंडर द आयुष्मान भारत योजना, और 9.3 करोड़ लोगों ने जो है टेली कंसल्टेशन लिया था ई संजीवनी पोर्टल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या सेगमेंट है और सरकार ने जो है कितने लोगों को बेनिफिट किया है अपनी जो भी सोशल हेल्थ स्कीम थे। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ कि 2.9 रूरल हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाइड किया गया अंडर सौभाग्य योजना। 22 करोड़ जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर बेनिफिशियल रहे और 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दिया गया अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2.1 करोड़ लोगों को घर दिया गया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो है 11 करोड़ लोगों को जो है टैप वाटर कनेक्शन दिए गए अंडर जल जीवन मिशन। लाइवलीहुड सिक्योरिटी 5.6 करोड़ हाउस होल्ड्स को मनरेगा का वर्क दिया गया अंडर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 7.2 लाख किलोमीटर के जो है रोड कंस्ट्रक्ट किए गए 2000 के बाद से अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 13 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 11 करोड़ लोगों को जो है एलपीजी कनेक्शन दिए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर। और जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की सरकार ने अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या कुछ डेटा रहे हैं।
सरकार ने एजुकेशन पर कितना खर्च किया और हेल्थ पर कितना खर्च किया और जो बाकी सेगमेंट रह गए उन पर जो है कितना खर्च किया। तो अब हम बात करते हैं 2018-19 की। 2018-19 में जो है 5.2 लाख करोड़ खर्च किया गया और 2020 में अगर हम बात करें तो 5.676 लाख करोड़ खर्च किया गया। अगर हम पर्टिकुलरली एजुकेशन की बात करें 2022-23 में 7.57 लाख करोड़ खर्च किया गया अगर हम एजुकेशन की बात करें। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ में जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है 2.6 लाख करोड़ से 5.4 लाख करोड़ में। अगर हम अदर्स की बात करें तो 8.26 लाख करोड़ खर्च किया गया है। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट की। पहले कितने बच्चे ड्रॉप आउट होते थे स्कूल से अगर हम बात करें तो 2013-14 में 4.7% था, जो कि अब घटकर जो है 1.5% हो चुका है। पीपल टू टीचर रेशो की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हो चुका है। 2012-13 में जो ये रेशो था 34 था और 2021-22 में 26.2 हो गया। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 14,500 PM श्री स्कूल्स खोलने का प्लान है सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की। इंडिया का स्टॉक मार्केट जो कि NSE और BSE है, तो उसने कैसा परफॉर्म किया रिटर्न के मामले में। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इंडिया का जो है रिटर्न था यूजुअली 3.9% था अगर हम बात करें, और जो है कंपैरिजन टू UK, जर्मनी, चाइना, जापान, तो इनका जो है नेगेटिव में रिटर्न रहा था। सबसे कम है साउथ कोरिया का, जिसमें -18.9% रिटर्न था, काफ़ी कम था वो। तो इकोनॉमिक सर्वे में आगे बात करते हैं फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए जो भी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। तो गति शक्ति के अंदर जो भी मिनिस्ट्री थी अलग अलग, तो उनको सबको इकट्ठा किया गया है, जिससे कि मान लो अगर हम रोड की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने एग्जांपल दिया था कि अगर हम रोड बनाते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की पाइप दबनी रह गई या फिर मान लो वाटर की पाइप दबनी रह गई, तो उन सभी मिनिस्ट्रीज़ को पहले इकट्ठा किया गया और बाद में रोड कंस्ट्रक्ट किया गया, इससे कि हमारा जो भी एक्सपेंडिचर कम हो सके और जो रोड की स्मूथनेस और कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। अगली बात करते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की, जिसमें कि 9 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमारा है जो सरकार ने प्रेजेंट किया है। तो अगर UPI की बात करें यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की, तो 782 करोड़ जो है ट्रांजैक्शन हुई थी दिसंबर 22 तक। अब बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, जिससे कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स पर एक्स्ट्रा खर्च होता है वो कम किया जा सके। तो सरकार ने जो है अपने मेजर पोर्ट्स जो हैं वो पिछले 8 साल में लगभग दोगुने हो गए हैं और पिछले कुछ टाइम तक जो है 13 मेजर पोर्ट्स थे और जो माइनर पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 200 माइनर पोर्ट्स थे। सरकार ने जो है नेटवर्क ओपन कर दिया है डिजिटल कॉमर्स के लिए पाइपलाइन के अंदर, और सरकार ने जो है ओपन क्रेडिट एनेबलेंट नेटवर्क कर दिया है, जिससे कि जो लैंडिंग के ऑपरेशन हैं वो उनको डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है। जैसे कि मान लो जो भी NBFCs थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उनको जो है थोड़ी सी छूट दे दी गई, जिससे कि मान लो जो भी अगर सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज है, तो उनको जो है लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम देखते हैं बिज़नेस को यूजुअली लॉस हो जाता है और वो अगर लॉस एडेप्ट नहीं कर पाते तो वो बिज़नेस को बंद कर देते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को दिक्कत होती है और वो लॉस में चल जाते हैं। वो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज की, उन्होंने किस स्पीड से ग्रोथ किया है अपना। अगर हम इसमें बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग में, तो फाइनेंशियल 2023 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स की, कंस्ट्रक्शन गुड्स की, तो वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा ही हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा यही हाल है। और प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है तो उसने क्या क्या मोमेंटम अलग अलग सेक्टर्स में प्रोड्यूस किया है। तो फार्मा ने भी पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीजमेंट किया है, टेक्सटाइल ने भी, ऑटो ने भी, और इलेक्ट्रिसिटी ने भी, और स्टील ने भी। और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का कैसे क्विकली हुआ है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट की। फॉरेन टूरिस्ट कितने आए थे पर्टिकुलरली ईयर में, ऐसे अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें और अगस्त 2020 की बात करें, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था, तो जो है फुटफॉल था फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का वो काफ़ी कम था। लेकिन अगर हम बात करें दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 और अगस्त 2020 की, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल में। अब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की और एम्प्लॉयमेंट की। सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सरकार ने काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है, जैसे उसने मनरेगा के अंदर काफ़ी जॉब्स प्रोवाइड की हैं और 22 करोड़ लोगों को जो है
आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर बेनिफिशियरीज़ को हेल्थ सेक्टर का बेनिफिट प्रोवाइड किया है और हेल्थ सेक्टर ग्रांट भी दी है लोकल बॉडीज़ को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि टेलीफोनिकली अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो टेलीफोनिकली जो है अपने एक्सपर्ट्स से राय ले सकता है और जो भी सिग्निफिकेंट स्टेप है वो ले सकता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था और सरकार ने जो है काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए। 14,500 पीएम श्री स्कूल्स खोलने हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 से 27 तक। और सरकार ने जो है IITs को इंक्रीज़ किया, IIMs को इंक्रीज़ किया, IIITs को इंक्रीज़ किया। अगर हम IIMs की बात करें तो आज के टाइम पे 20 IIM है सरकार गवर्नमेंट के अंडर, अगर हम इंडिया की बात करें। और EPF का जो बेस्ड नेट पेरोल है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, 105 लाख हो गया है अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें नवंबर तक। तो नेक्स्ट सेगमेंट है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का। सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो सरकार ने जो है बेसिकली NDC टारगेट किए हैं स्टेप्स, जो कि नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स हैं 40%, जिसमें कि जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल्स है तो उसमें जो है 40% हम यूज़ करें नॉन फॉसिल फ्यूल को, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। और हमारा जो शेयर है वो उसमें राइज़ हुआ नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर, जिससे कि हमारा जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज है उनको बढ़ावा मिल सके, जैसे कि सोलर विंड एनर्जी हो गया और टाइडल एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। और सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है लाइफस्टाइल, और सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिससे कि जो भी हमारे बॉन्ड्स के अंदर पैसा आएगा वो जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर लगाया जा सके। अगली बात आती है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ऑल टाइम हाई हो चुका है, क्योंकि $50 बिलियन हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और कंपैरिजन करें अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। और एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो MSP जो है सरकार ने जो है 1.5 टाइम्स इनटू फिक्स कर दिया है, जो कि अगर हम बात करें सिंस 2018 से, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और फार्मर्स को हेल्प करता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर हम बात करें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तो 315 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है 2021-22 में। 11.3 करोड़ फार्मर्स को कवर किया गया है PM किसान के अंदर, इसमें कि सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं हर फार्मर को। पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट और कम्युनिटी फार्म्स दिया गया है, इसमें कि 13,681 करोड़ दिए हैं अंडर द EIF एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड। अगर हम बात करें ENAM की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को, तो उसमें जो है 1.74 करोड़ फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है, और जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो है अराउंड 2.39 लाख। इंडिया की GDP ग्रोथ की अगर बात करें तो 6 से 6.8 तक अनुमानित किया गया है कि अगले साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6.8 तक हो सकती है। अगर हम बात करें दूसरे इंस्टीट्यूशन की तो उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्शन लगाई है, तो OECD ने 5.7% लगाई है, और IMF ने 6.1% लगाई है, RBI ने 6.5% लगाई है, वर्ल्ड बैंक ने 6.6% लगाई है, और ADB ने 7.2% लगाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।